हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि क्लास 10th का जो हम लोग का मैथ चल रहा था उसका पार्ट 2 है। ये थोड़ा सा लेट हो गया है ना, कुछ कामों में जो है कि हम लोग फंसे रह गए, ठीक है। लेकिन अब से जो है कि हम प्रयास करेंगे कि कंटिन्यू जो है कि आपको क्लास मिलते रहे, ठीक। एक दिन का भी जो है कि गैपिंग बीच में नहीं हो, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो है कि हम लोग काफी कुछ डिस्कस किए थे। आपको हम संख्या पद्धति बताए थे। संख्या पद्धति में जो है कि अंक क्या होते हैं, फिर जो है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग पार्ट 1 में कर लिए थे, ठीक है। हाँ, आज जो है कि उसी के आगे हम लोग को स्टार्ट करना है। और आज का जो क्लास है इसी में एक्सरसाइज 1.1 का कुछ बेसिक भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है कि एक्सरसाइज 1.1 जो है कि आप आसानी से बना सकें। और ऐसे भी जो है कि नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 1.1 ही होगा, ठीक है, जिसमें पूरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो दिया है आपके एनसीईआरटी में, उसको पूरा का पूरा कवर किया जाएगा एक ही वीडियो में, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो, ठीक है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है इसमें एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक भी कराया जाएगा। बेसिक आपको बता देंगे, ठीक, ताकि यदि आप चाहें तो अपने घर पे बैठ के भी एक्सरसाइज 1.1 बना ले, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जहां हम लोग छोड़े थे उसके आगे से जो है कि हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना कि हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके लिए जो है कि हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है। तो जय श्री राम बोल के हम लोग शुरू करते हैं। और एक जो है कि मोटिवेशन लिखा हुआ है आप लोग के लिए यहाँ पे कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो, खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। सही बात है, समझे आप? देखिए, कभी भी खुद को इतना कमजोर नहीं बनाना है ना कि दूसरा कोई आपके ऊपर एहसान करे, ठीक। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि आपको जो है ना किसी के सामने झुकना ना पड़े। नहीं तो लोग एहसान तो कर देते हैं, आपको किसी चीज का जरूरत हो तो लोग दे तो देंगे, लेकिन वो जो है उस बात को बहुत लोगों से कहते हैं कि उसको जरूरत जब पड़ा था तो हम मदद किए थे, ठीक है। तो किसी का भी एहसान जो है कि आपको नहीं लेना है। जरूरत हो, ज्यादा जरूरत हो तो लेना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा बनिए कि आप दूसरों पर एहसान करें, आपके ऊपर कोई एहसान ना करे, ठीक। पढ़ लिख के इतना बड़ा बनना है आपको। और आप 10th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है कि हर वीडियो में हम यही बताते हैं कि 450 प्लस का ही जो है कि एम लेके चलना है, इससे कम का एम लेके नहीं चलना है, ठीक है। और आप जुड़े हैं A1 साइंस क्लासेस से, तो ये उम्मीद और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो है 450 प्लस नंबर लाएंगे, ठीक है। और जितना आपको पढ़ाया जाता है ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, यदि आप ये पूरा क्लास करते हैं और सब कुछ याद करते हैं, ठीक है, तो ये 450 प्लस आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है कि हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले जो है कि हम लोग पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो कितना टॉपिक पढ़ाए थे? सबसे फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को शायद हम अंक ही पढ़ाए थे, है ना। हम लोग बात कर रहे थे संख्या पद्धति पे ही, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आप लोग को अंक हम बताए थे, ठीक। और अंक किसे कहते हैं बाबू? तो अंक आप लोग को बताया थे कि 0, 1, 2, है ना, यहां से लेके 9 तक ये टोटल क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं, ठीक है। अंक कुल मिलाकर 10 ही होते हैं और इन्हीं 10 अंकों को मिलाकर पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बना है ना। फिर नेक्स्ट बात जो है, नेक्स्ट हम बताए थे आप लोग को, नेक्स्ट बताए थे कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, ठीक। तो इसमें आप लोग बताए थे कि गिनती की संख्या ही जो होती है ना, जो गिनती की संख्या ही होती है, यही हमारा क्या कहलाती है? यही प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है, ठीक है। 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है बाबू? अनंत तक जाती है। इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो अनंत है, ठीक है। इसके बाद जो है
आप लोगों को हम बताए थे, नेक्स्ट बताए थे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक। और इसमें आप लोगों को हम ये बताए थे कि प्राकृत संख्या के परिवार में यदि हम शून्य को शामिल करते हैं, प्राकृत संख्या के परिवार में यानी कि ये जो लिखा है प्राकृत संख्या, इसी में यदि हम जीरो को शामिल करते हैं तब जो संख्या बनेगा उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि ये होता है जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, और ये भी अनंत तक जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, ठीक है। फिर 4 नंबर पे आप लोग बताए थे पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या बताए थे 4 नंबर पे, और इसको बताए थे कि बाबू जो पूर्णांक होता है ना वो धनात्मक संख्याएं भी होती है, उसमें जीरो भी होता है और उसमें जो है ऋणात्मक संख्याएं भी होती है पूर्णांक में, ठीक है। ये तीनों मिला के पूर्णांक संख्या बनती है। जैसे माइनस अनंत से हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 और इधर भी अनंत तक, ठीक है। यानी कि माइनस वाली सारी संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, ये जीरो भी पूर्णांक होता है और प्लस वाली भी सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती हैं, ठीक है। और पिछले क्लास में जो है कि इसको बहुत बढ़िया से जो है हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो यदि आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर पे आप लोग को बताए थे हम कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होता है, ठीक है। तो सम संख्या में हम लोग यही डिस्कस किए थे बाबू कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हम लिखवाए थे आपको 2 4 6 8 10, फिर जो है कि डॉट डॉट कहां तक बाबू, अनंत तक, ठीक है। 2 से शुरू होता है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होती है, ठीक। इसमें जितनी भी संख्याएं लिखे हैं हम, ठीक है, ये सभी के सभी सम संख्या हैं, यानी कि सभी के सभी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 भी 2 से कटता है, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा और 10 कट जाएगा, ठीक है। और सम संख्या पहचानने का बाबू ट्रिक होता है, सम संख्या पहचानने का ट्रिक होता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये गलत है, ठीक, ये सम संख्या पहचानने का ट्रिक नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, सम संख्या पहचानने का ट्रिक ये होता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई भी संख्या हो, यदि इकाई स्थान पे किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे इसमें से कोई भी अंक हो, ठीक है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे एक क्वेश्चन लिख देते हैं, एक नंबर लिख देते हैं, ये संख्या है कोई, ठीक है। अब हम लोग को पहचाना है कि ये सम संख्या है कि नहीं है, तो हम लोग इसका इकाई स्थान देखेंगे, इकाई स्थान पे क्या लिखा हुआ है, इकाई स्थान पे 8 लिखा है और हम ट्रिक जानते हैं कि यदि इकाई स्थान पे अगर 8 हो, ठीक है, 0 2 4 6 या 8 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या, यानी कि कह देंगे कि यह सम संख्या है। ये क्या है बाबू, तो ये सम संख्या है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिख दें कि 6 2 3 5, अब इसको बताइए ये सम संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे तो इसके इकाई स्थान पे क्या लिखा हुआ है बाबू, इसके इकाई स्थान पे क्या है, इकाई स्थान पे है 5 और इसमें कहीं 5 दिख रहा है, नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये सम संख्या नहीं है, ठीक। तो इतना सारा डिस्कस जो है हम लोग पिछली क्लास में कर लिए थे, ठीक है। अब जो है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं कि इस क्लास में आगे बढ़ते हैं, है ना, रिवीजन हमारा हो गया, ठीक। अब सम संख्या के बाद आता है बाबू, सम संख्या के बाद आता है सम संख्या के बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आता है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, विषम संख्या किसे कहेंगे। तो याद रखिएगा इसको, जैसे सम संख्या था कि वह संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें होगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है, जो 2 से विभाजित न हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। सब 2 का खेल है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसमें कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो उसे हम लोग
उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक। एक बार पढ़ लीजिए इसको कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या कहेंगे जैसे में क्या हो जाएगा बोलिए? तो 2 से कटने वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो सम संख्या लिखे थे ना, जो सम संख्या लिखे थे खाली उसी को हटा दीजिए। यानी कि देखिए हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े हुए हैं ना, नेचुरल नंबर पढ़े हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से डॉट डॉट कर लीजिए अनंत तक। ठीक है, इस नेचुरल नंबर में से जो संख्याएं सम संख्या है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। जैसे 2 सम संख्या था, या 4 भी सम संख्या था, 6 भी सम संख्या था, 8 भी सम संख्या था और 10 भी सम संख्या था। तो इसको छोड़ के है ना क्या बच रहा है? तो 1 बच रहा है, फिर क्या बच रहा है? 3, फिर क्या है? तो 5 है, फिर क्या है? 7 है, फिर क्या है? 9 है। ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिखने की जरूरत नहीं कि नेचुरल नंबर में हमें छांटना है। याद रखिएगा कि वैसी संख्या जो 2 से ना कटे। तो 1 2 से कटेगा? बताइए तो। नहीं कटेगा। 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 5 बताइए, नहीं कटेगा। ये 7 और 9 ये कोई भी 2 से विभाजित नहीं होंगे। इसी वजह से ये क्या है बाबू? विषम संख्या है। समझ में आ गया? चलिए, अब यदि समझ में आ गया, ठीक है, तो हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं आपसे, यहां पे एक क्वेश्चन करते हैं बाबू, और क्वेश्चन ये है कि बताइए सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या बोलिए क्या हो जाएगा बाबू? तो आपको बताए थे कि विषम संख्या का जो एग्जांपल लिखे इसमें सबसे पहले क्या लिखे हैं? 1 लिखे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले लिखा है ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? तब क्या बताएंगे बाबू? तब क्या बताएंगे? तब बताएंगे कि जो सबसे लास्ट में लिखा हो। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या लिखा है? तो अनंत लिखा है। तो ये अनंत जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए इसमें कहीं से कोई डाउट है? नहीं होगा। ठीक है, और कहीं भी यदि समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा वीडियो को और फिर दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और ऐसे भी हम अपना पूरा प्रयास किए हैं कि आपको समझाते हैं और सबको समझ में आ गया होगा, इसलिए कि 10th के बच्चे इतने वीक नहीं होते हैं कि समझ में नहीं आए, है ना, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा बाबू, नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग लग जाए। ठीक, यानी ऐसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर, जो स्वयं और एक को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से कट जाए, किसी भी संख्या से कट जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से जरूर कटे, ठीक है, वही क्या कहलाएगा हम लोग का? भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे कि वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर, जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी और संख्या से कटे, छोड़कर किसी और संख्या से भी कटे, किसी और संख्या से भी कटे, किसी और संख्या से भी विभाजित हो, कटे नहीं लिखेगा, विभाजित होता है। ठीक, किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, देखिए ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो एक से न कटे, सभी संख्या एक से कटता है। ठीक है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो खुद से न कटे। ठीक, कोई भी संख्या लिखिए, जैसे 23 लिखिए तो 23 से तो कटेगा ना जी। कोई भी संख्या है वो खुद से जरूर कटता है। ठीक है, तो हमें वैसी संख्या चाहिए जो एक से तो कटेगा, ये तो फिक्स है, इसलिए कि सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं। ठीक, और स्वयं से भी कटेगा। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन तो है। तो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित हो, किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? तो भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे समझिए, जैसे, ठीक है, अब बताइए, यहां से हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, एक बताइए, एक किससे किससे कटेगा? तो एक तो एक ही से कटेगा ना, एक किससे कटेगा? एक से कटेगा। ठीक है, और किसी संख्या से ये नहीं कटेगा। ठीक है, एक सिर्फ एक से कट सकता है और किसी संख्या से नहीं कट सकता है। ठीक है, इसी वजह से एक भाज्य संख्या नहीं है। यदि दो का बात करें, ठीक है, दो का बात करें तो दो किससे कटेगा बाबू? तो एक से कटेगा, नहीं तो दो से कटेगा। ठीक है, तो एक से कट रहा है, नहीं तो स्वयं से कट रहा है। ठीक, तो ये भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। ऐसे ही यदि तीन को देखा जाए तो तीन एक से कटेगा, नहीं तो तीन से कटेगा। तो एक से नहीं तो स्वयं से कट रहा है, तो तीन भाज्य संख्या नहीं होगा। ऐसे ही यदि चार को देखा जाए तो चार एक से कटेगा, चार दो से भी कटेगा और चार तीन से भी कटेगा। इसको देखिए, चार को देखिए तो चार एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है और तीन से भी कट रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि चार ऐसी संख्या है जो यहां गलती है, ये तीन से नहीं चार से कटेगा। ठीक है, यानी कि चार ऐसी संख्या है जो एक से भी कट रहा है और चार से भी कट रहा है और दो से भी कट रहा है, यानी एक से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, उसके साथ साथ किसी और संख्या से भी कट रहा है, किसी और संख्या से भी विभाजित हो रहा है। इसी वजह से चार क्या होगा बाबू? चार क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ठीक है, लिखते हैं जैसे में हो जाएगा चार, फिर हो जाएगा छह किसे किसे करता है? एक से, दो से, तीन से और फिर 6 से करता है। यानी एक और स्वयं को छोड़कर ये दो और तीन से भी करता है। इसी वजह से 6 क्या है? भाज्य संख्या है। तो ऐसे ही हम लोग को संख्याएं चाहिए जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, तो 4 हो गया, 6 हो गया, फिर क्या लिख देंगे बाबू? 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? तो 9 भी हो जाएगा। ठीक, फिर 10 भी हो जाएगा, फिर 12 भी हो जाएगा, फिर 14 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं अनंत तक। ठीक है, 15 का देखें तो 15 किससे किससे कटता है बताइए? एक से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा और फिर 15 से कटेगा। यानी एक और स्वयं को छोड़कर और भी दो संख्याएं हैं जिसे 15 विभाजित हो रहा है। इसी वजह से 15 क्या है बाबू? भाज्य संख्या है। ठीक है, यदि हम आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ दें बाबू, यहां पे यदि आपसे हम क्वेश्चन करें, यदि हम आपसे क्वेश्चन करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए क्या होगी? ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। 4 से छोटा कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 से ही भाज्य संख्या शुरू होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी बाबू? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यदि आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या बता दीजिए, सबसे बड़ी भाज्य संख्या आप बता दीजिए, तो क्या कहिएगा बताइए? क्या होगा आंसर? सबसे बड़ी तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये जहां से हम लोग शुरू किए थे, ठीक, यहां पर देखिए ये 4 से शुरू हुआ है और कहां तक जा रहा है बाबू? अनंत तक जा रहा है। तो सबसे लास्ट में क्या लिखे हैं? सबसे लास्ट में है अनंत, इसीलिए सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ठीक है, यहां तक
तो ये भाज्य संख्या आप समझ गए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक आता है बाबू, नेक्स्ट इसमें जो संख्याएं आती हैं, नेक्स्ट संख्या जो आता है वो होता है हम लोग का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ठीक भाज्य संख्या का ये विपरीत हो जाएगा। ठीक, इसमें हो जाएगा, अभाज्य संख्या में हो जाएगा कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। उसमें था कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित हो, तब वो भाज्य संख्या था। लेकिन इसमें होगा कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो, तब उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो मेरे साथ साथ ही आप भी लिख लेंगे कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर, एक तथा स्वयं को छोड़कर, एवं ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी, तो बताइए, एक अभाज्य संख्या होगा, इसलिए कि भाज्य संख्या तो नहीं था, एक अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। ये भाज्य संख्या नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि अभाज्य संख्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसलिए कि अभाज्य संख्या का भी रूल होता है कि जिसका कम से कम 2 को गुणनखंड हो। यानी कि यदि यहीं पे हम 2 लिखें तो 2 को देखिए, तो 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। यानी 2 का गुणनखंड निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 किससे कटेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, इसके 2 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जब 2 गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये है बाबू कि एक हमारा क्या नहीं होगा, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। ठीक है, 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 तो भाज्य संख्या था ना, तो 4 नहीं होगा, यानी 5 होगा। 5 के बाद क्या होगा, 7 होगा। 7 के बाद 8 और 9 दोनों भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है। इसके बाद आएगा 11 जो किसी से न कटे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 13, उसके बाद क्या आएगा, 13 के बाद सीधे आएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है बाबू 29, 29 के बाद आता है 31। ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ पाएंगे इतना। अब यदि हम आपसे जो है कि यहां पे हम क्वेश्चन करें, अब इसमें से क्वेश्चन बनेगा। अब हम क्वेश्चन करें आपसे कि आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक, तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। एक नहीं बोलना है, इसलिए कि एक अभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अब बताइए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी, तब क्या बोलेंगे आप, सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग का जो चैप्टर का जो नाम है ना बाबू, जो हम लोग का चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, इस टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं। सभी संख्या पद्धति को हम लोग पढ़िए, सभी संख्याओं को पढ़िए। अब नेक्स्ट है हम लोग का वास्तविक संख्याएं।
ठीक है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, यानी कि परिमेय संख्या को मिला दिया जाए और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए, तब जो संख्या बनेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो वास्तविक संख्या ना हो। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं पहले, है ना, फिर बाद में जो है कि इसको समझते हैं हम लोग। तो इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा बाबू कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से, संख्याओं को सम्मिलित रूप से, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वो दोनों को मिला दीजिए, ठीक, तब जो नई संख्या बनेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, नीचे से याद रखिएगा, यहां पे नीचे लाइन से आप ध्यान रखिएगा कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या जो होती है ना, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट नंबर है, इसमें से जो फर्स्ट नंबर है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। फर्स्ट नंबर को क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, पहला हो गया परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का भी हम लोग डिफिनेशन देख लिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात किए कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, जिसमें से पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है बाबू। आप में से किसी को याद है, याद जरूर होगा, इसलिए आप लोग 9th जो है कि पढ़ के आए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट नंबर है हम लोग का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए बात समझिए। ठीक, आप लोग 9th पढ़ के आए हैं, आप सबको जो है कि याद होगा ये। ठीक, तो हम लोग जो है कि 10th में इसको एक बार रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग का जो चैप्टर 1 है उसी का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, और जब तक परिमेय हम लोग नहीं समझेंगे तब तक वास्तविक कहां समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा डिफरेंस है इसका कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, तथा जहां Q इज नॉट इक्वल जीरो हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q इज नॉट इक्वल जीरो हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे समझिए और याद रखिएगा कि इसमें जो है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या हम लिखते हैं, ठीक, जैसे 1 2 3 इसको लिखते हैं अनंत तक, ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए कि इन सब के नीचे आसानी से हम लोग 1 लगा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यदि आपसे हम पूछे कि जीरो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, तो जीरो भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए कि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। हम लोग का रूल ये है ना
कि P/Q में ये Q 0 नहीं होना चाहिए, यहां P 0 हो जाए चलेगा, ठीक है, ये चलेगा, लेकिन नीचे वाला यहां 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गलती हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऊपर 0 हो सकता है, ये चलेगा, है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर 0, तो यदि आपसे पूछ दे कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 बाबू परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि बात करें इसमें, तो रूट वाली वे सभी संख्याएं, रूट वाली वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकलता हो, जिनका क्या निकलता हो बाबू, वर्गमूल निकलता हो, वे संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। दशमलव वाली वे सभी संख्याएं जिसके लास्ट में डॉट डॉट नहीं दिया हो, यानी कि एक अंक तक कटने के बाद जो है कि वो रुक जाती हैं, यानी कि ये फिक्स है कि इतना ही तक रहेगा, ठीक। लेकिन यदि इसी संख्या को लिख के 2 3 4 5 6 लिखे थे ना, इसी को लिख के अगर ऐसे डॉट डॉट लगा देते तो फिर इसका कोई सीमा नहीं है कि ये कहां तक जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा, तो ये संख्या फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो वैसी दशमलव वाली संख्याएं जिसके लास्ट में डॉट डॉट नहीं हो या ऊपर में बार नहीं लगा हो, जैसे इसको बोलते हैं बार, ऐसे लाइन खींच दीजिएगा तो ये बार होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया परिमेय संख्या, है ना, कि गिनती की संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी, दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या होंगी और रूट वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या होंगी, हाँ, बशर्ते इनका वर्गमूल निकलना चाहिए। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का क्या होता है 4 होता है, 25 का क्या होता है 5 होता है, 36 का क्या होता है 6 होता है, यहाँ बीच में रूट 9 होता तो उसका 3 होता, ठीक। कोई भी संख्या लिख लीजिए, रूट में 125 लिख लीजिए, उसका 25 रूट में 125 कितना होता है बाबू, 125 का 125 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, तो रूट में 125 परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब ये समझ गए आप लोग, परिमेय संख्या समझ गए। अब नेक्स्ट यदि बात करें, तो नेक्स्ट नंबर हम लोग का है अपरिमेय संख्या। क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या ठीक इसके उल्टा हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, समझ में आया, बोलिए, ठीक है। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहां पे देख लीजिए आप, एग्जाम्पल हो जाएगा बाबू इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हाँ, दशमलव की वे सभी संख्याएं जिसके लास्ट में डॉट डॉट दिया हो, कुछ भी लिख लीजिए, 0.10 लिख लीजिए, 110 लिख लीजिए, 111 लिख लीजिए, 4 को 10 लिख लीजिए और फिर डॉट डॉट लगा दीजिए, ठीक है। ये संख्या भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। या रूट की वे संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, रूट में 5, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, ठीक, रूट 11, रूट 10, ये सभी संख्याएं क्या है बाबू, ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। एक चीज और याद रखिएगा हमेशा कि बाबू पाई अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहां तक चलिए, तो यहां पे आके हम लोग का जो है कि ये नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। और वास्तविक संख्या आप समझ गए कि इसको और इसको, इन सभी संख्याओं को अगर एक में मिला दिया जाए तो वही क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। यानी कि दुनिया की कोई ऐसा संख्या नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जो वास्तविक संख्या नहीं होता हो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का जो है कि
नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जैसा कि हम शुरू में ही बोले थे कि आज लास्ट में कुछ आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक से, ठीक है, ताकि आप लोग जो है कि क्वेश्चन बना सकें। ठीक, तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 बनाने से पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको एल्गोरिथम भी कहते हैं, उस चीज को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक प्रमेय दिया है आप लोग के चैप्टर 1 में, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए, एल्गोरिथम कहिए, प्रमेयिका कहिए, सब एक ही बात है बाबू। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है कि आपको याद रखना होगा। ठीक, जिसका आप 9th में ही पढ़े होंगे बाबू कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल और फिर होता है प्लस में शेषफल। ठीक है, ये चीज आप लोग का 9th का ही है, ये 9th का ही है। ठीक, याद आ रहा है आप सभी लोगों को कि ये चीज आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी चीज को यदि हम ऐसे लिख दें कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जो r है ये 0 का बराबर या 0 से बड़ा, ये नीचे ये लगा है ना, इसका मतलब बराबर होता है, और ये साइन लगा है, इसका मतलब यहां r जो लिख दिया ना, इसका मतलब ये है कि r 0 से बड़ा है, और नीचे ये वाला लगा है, इसका मतलब कि बराबर है। ठीक है, लेकिन b से छोटा होता है, यानी r का जो वैल्यू होता है ना वो 0 से लेकर, ठीक, और b का जो मान दिया होता है उसके बीच में होता है। यदि b का मान यदि 4 दे दे, यहाँ पे b का मान क्या दे दे बाबू, 4 दे दे, तो r हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 और 3, इतना ही हम लोग का r का मान होगा। ठीक है, तो r जो है कि 0 से लेके जो b का मान दिया है ना उसके बीच का ही होता है। ठीक है, उसके बीच के वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, r कहेंगे। ठीक, अब यदि बात करें तो ये जो है कि ये आप लोग इसको आप लोग जो है कि 9th में पढ़े हुए हैं, और 10th में जो है कि चैप्टर 1 में इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसी का यूज करके हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 पूरा के पूरा बनेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है 1.1 में जिसमें इसका यूज ना हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आप लोग कराते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि 4 और 20 नहीं करते हैं तो पूरा ही आसान हो जाएगा। ठीक, हम लोग कर लेते हैं 4 और 18। ठीक, 4 और 18 का HCF ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक, तो आप लोग HCF सीखे हुए हैं, HCF निकाला कैसे जाता है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक, हाई कॉमन फैक्टर। ठीक, अगर हिंदी बात करें हिंदी में तो महत्तम समापवर्ग बोला जाता है HCF को। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है उसमें HCF ही निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, यानी प्रमेयिका का यूज करके। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है कि हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है, तो हमें a का मान चाहिए, हमें b का मान चाहिए, तभी तो a में b से भाग देंगे तो हमें q मिलेगा, फिर जो है कि r मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेंगे, हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो हम लोग इसमें मानेंगे कि माना a इक्वल टू जो दोनों में बड़ा होगा ना उसको हम लोग a मानेंगे, और जो छोटा होगा उसको हम लोग b मानेंगे। तो हम लोग मान लिए कि a इक्वल टू 18 है और b इक्वल टू क्या है बाबू, 4 है। ठीक, हाँ, एक चीज और कीजिएगा कि यदि आपको इस तरीका से यदि नहीं आता है, आ तो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन रफ कार्य जरूर कर लीजिएगा, ये कहीं साइड में कीजिएगा, इसमें बनाने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, कहीं साइड में जो है इसको कर लेना है। ठीक, तो हम लोग HCF निकालना कैसे जानते हैं, तो 18 में यदि हम 4 से भाग दे दें, यानी कि जो बड़ा होता है उसमें भाग देना होता है छोटी संख्या से। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा बाबू, तो 4 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, तो 8 में 6 जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे, और 1 1 ये कट जाएगा।
ठीक। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पे 2 बच गया तो फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं और जिसे भाग दिए होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, है ना। लिखने के बाद फिर इसे भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक। तब ये क्या हो जाता है, कट जाता है। सेम यही चीज हमें यहां पे करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके करना है, ठीक। तो a इक्वल टू 18 हो गया, b इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग का यही है कि a की जगह पे a का मान रख दीजिए 18, b की जगह पे b का मान रख दीजिए 4, और b और q के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा होगा, ठीक। अब हमें q लिखना है, यानी कि यदि 4 से हम 18 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 चौके 16, इसलिए कि 4 का पढ़ा में 18 तो आता नहीं है तो उसे कम में लिखेंगे, तो कितना बार में कटेगा, तो 4 चौके 16 यानी 4 बार में कटेगा। तो ये हो गया 4 चौके 16, तो 16 को यदि 18 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे ना जब तक r का मान 0 नहीं आ जाए। जब r का मान 0 आ जाएगा ना तो वहां पे हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है कि जब 4 से 18 में भाग दिए तो हम लोग का भागफल 4 आया और शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया। अब करना यही है कि यहां जो भाजक था हम लोग का ना, उस भाजक को इस बार a बना लेना है, और जो शेष हम लोग का बचा है ना इसको हम लोग को भाजक बना लेना है। क्या बोले कि जो हम लोग का यहाँ भाजक था वो हो जाएगा हम लोग का a, और जो हम लोग का शेषफल था वो हम लोग का हो जाएगा भाजक, और ये भागफल का कहीं से कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो शेषफल लिख दिया यहाँ पे। अब फिर जो है कि इससे इसमें भाग देना है 4 में, तो कितना बार में कटेगा बोलिए, 2 दूनी 4 यानी 2 बार में कट जाएगा। और जब ये 2 दूनी 4 हो गया तो 4 को जब 4 में से घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और यहां पे r का मान जब 0 आ जाए ना, यानी कि इसके बाद हमें नहीं बनाना है, यहां तक हम लोग का हो गया, ठीक है। अब जिससे जो अंतिम भाजक जो हम लोग का होगा ना, यहाँ HCF क्या होगा, तो जो हम लोग का अंतिम भाजक है इसी से तो भाग दिए, इसी से तो 4 में भाग दिए तो 2 बार में कटा, तो यहाँ शेषफल जो है कि 0 आया, r का मान क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ HCF हो जाएगा हम लोग का, लिखेंगे कि चूंकि अंतिम भाजक 2 है, लास्ट में किससे भाग दिए थे, 2 से ही भाग दिए थे ना, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि अंतिम भाजक 2 है। क्या है बाबू, 2 है, इसलिए या अतः लिख लीजिए, अतः लिख लीजिए, अतः HCF क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि जिससे कटेगा बाबू, जिससे लास्ट में कट जाएगा ना, जिससे भाग देने पे कट जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए और r का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही हम लोग का क्या होता है, HCF होता है। इसमें बात करें तो इसमें किससे भाग देने पर ये पूरा पूरा कटा था, इस 2 से भाग दिए थे ना, तो यहां भी HCF क्या होगा, 2 होगा। तो आप इस विधि को पहले से जानते हैं, इस विधि को, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल नया है। इस पे 1-2 क्वेश्चन आप लोग यदि करें, ठीक, जब बनाएंगे तो ये भी आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, इस बार हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा बाबू 6,28। इस बार लिख देते हैं 6,28, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें मान लेंगे कि माना a का मान जो बड़ा है वो यानी 28 और b क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जो r होता है ये 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, ठीक है। ये हम लोग का यूक्लिड विभाजन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना यहां से शुरू करेंगे। हम लोग का a का मान कितना है, 28 लिख देंगे, b का मान कितना है बाबू, 6 है। अब हमें वही चीज करना है, ठीक है। 6 से हम 28 में भाग देंगे,
ठीक, जब 6 से 28 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा बोलिए, 4 बार में कटेगा। इसलिए कि 6 के पढ़ाई में 28 नहीं आता है तो उससे हमें छोटा मान लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी कि 4 बार में, 6 चौके 24। तो 6 चौके 24 जो होगा, 24 को जब 28 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये 4 जो है कि हम लोग का आर है यानी कि शेषफल है। ठीक है, यहां तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब समझिए आर का मान 0 नहीं आया यानी कि और आगे चलेंगे हम लोग जब तक 0 नहीं आ जाए। ठीक, इसके बाद बताए थे कि बाबू जिससे हम भाग दिए थे ना उसको हम ए बना लेते हैं, और जो हम लोग का शेष फल जो बचा है ना उसको हम लोग यहां भाजक बना लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग का भाजक था वो हो गया हम लोग का भाज्य, और जो हम लोग का शेषफल था वो हो गया हम लोग का भाजक। ठीक है, अब 4 से जब 6 में भाग देंगे, 4 से जब 6 में भाग देंगे तो एक बार में ही कटेगा, 4 एकम 4, इसलिए कि 4 का पढ़ा में 6 नहीं आता है। ठीक है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो जब 4 को 6 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा। इस बार भी 0 नहीं आया, तो जब इस बार भी आर का मान 0 नहीं आया तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, इस बार फिर अब इससे भाग दिए थे ना तो ये हम लोग का ए हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, ये हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, ये 4 और शेषफल हम लोग का क्या बचा है, 2 बचा है, तो ये हमारा इस बार भाजक हो जाएगा। ठीक, यानी बी का मान हो जाएगा। अब बोलिए 2 से 4 कितना बार में कटेगा बाबू, तो 2 बार में कटेगा। तो 2 दूनी 4, इस 4 को इस 4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो लिखेंगे कि चूंकि अंतिम भाजक कौन है बाबू बताइए, अंतिम भाजक इसमें कौन है, तो अंतिम भाजक हम लोग का ये वाला 2 है। इसी 2 से इसमें भाग दिए थे 2 बार। ठीक है, तो हम लोग का शेषफल क्या आया था, 0 आया था। तो अंतिम भाजक जो है ना ये 2 है, इसलिए यानी अतः HCF हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अंतिम भाजक होता है वही HCF हो जाता है, यानी कि 2 हो जाएगा। आसान है ना, आसान, बहुत आसान है। ठीक, मैथ को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, मैथ को समझना है, हर एक पॉइंट को समझना है। यदि आप मैथ समझते हैं ना तो मैथ जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो मैथ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बाकी हम लोग एक साथ में जो है कि साल भर है, ठीक, पूरा 10th आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं हम। ठीक, हर एक कंसेप्ट आपका जो है कि क्लियर होता चलेगा। और वीडियो जो है कि लंबा ना हो तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, ठीक, एक होमवर्क देते हैं आपके लिए कि एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको बाबू आप बना लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 गो क्वेश्चन है। ठीक है, कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। यदि आपको नहीं आएगा तो कल तो हम बताएंगे ही। ठीक, नेक्स्ट जो क्लास होगा कल, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हम बताएंगे, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको प्रयास करना है ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का। ठीक है, तो आज के लिए बाबू इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है कि आज जितना टॉपिक हम बताएं, जितना कुछ बताएं वो सब आप समझे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।